अस्सलाम वालेकुम। गजा सिचुएशन रूम से मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, भारतीय शहर अहमदाबाद के स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज का अब तक का सबसे बड़ा आलमी मुजाहरा, जब बैक वक्त 55 मिलियन टीवी नाजरीन और 1,30,000 तमाशाइयों ने बचश्म खुद देखा कि फ़लस्तीनी परचम के रंग का मास्क पहने तमाशाई आज़ाद फ़लस्तीन के नारे के साथ ग्राउंड में दाखिल हुआ और भारतीय स्टार विराट कोहली को गले लगा लिया। बिलाशुबा अहमदाबाद स्टेडियम वाक़े को इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सबसे बड़ा एहतजाज गर्दाना जाएगा, क्योंकि भारत भी इसराइल की तरह एक नाजायज काबिज रियासत है, जहां फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा दुनिया की मजलूम कौमों के लिए यादगार लेकिन इस्तेमारी और काबिज ममालिक के लिए अलार्मिंग बन चुका है। लेकिन दूसरी जानिब आज़ादी इजहार के दावेदार तरक्की याफ्ता ममालिक में जुल्म बर्बरियत के शिकार गजा के लिए आवाज़ उठाने वालों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। शोबे सहाफत और फलाही इदारों से वाबस्ता अहम शख्सियात को पोस्टें हटाने का कहा जा रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने इसराइल मुखालिफ कई पोस्टों को अपने पेजेस से हटा भी दिया है। इस सब से बढ़कर कराची में क्लासिकल डांसर शीमा किरमानी फ़लस्तीन की बात करने पर बरतानवी कौंसलेट की तकरीब से बाहर निकाल दिया गया। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तजज़ियेकार ब्रिगेडियर रिटायर वक़ार खान साहब ने। उन्हें खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर प्रोफेसर हुसैन आलम साहब ने, उनको भी वेलकम करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आगाज़ में आपसे करूँगा। सर जंगबंदी की बातें भी हो रही हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और मज़ीद हमले भी हो रहे हैं और शहादतें भी मज़ीद हो रही हैं। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? और दूसरा, हम आज का मैप भी अपने नाज़रीन से शेयर करने जा रहे हैं। सर, मैप में, आज के मैप में क्या कुछ है और क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को आप? जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बिफोर आंसरिंग दी ओवरऑल सिचुएशन, मैप एक दफ़ा डिस्प्ले कर दें। उसमें थोड़ा सा जो इजराइल की एनर्जी सप्लाईज है उस पर आज हम बात करना चाहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड के पास कितना बड़ा लीवरेज है। अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो किस तरीके से इजरायली इकॉनमी और उसकी एनर्जी सप्लाई को चोक किया जा सकता है। ये मैप बेसिकली मिडल ईस्ट का ही है। इसमें ऊपर ग्रीन में टर्की है, देन राइट साइड पे येलो में ईरान है और इजराइल आपको छोटा सा नज़र आ रहा है। और उसके अंदर जो इसके 4 बड़े सप्लाई रूट्स हैं और सारे का सारा ऑयल एंड गैस फ्लो नहीं करता इसराइल को, लेकिन जहाँ से यानी वो फ़ायदा उठा सकता है। उसमें अगर आप नॉर्थ से शुरू करें तो रशिया की पोर्ट है नोवोसिरोस्क की, और वहाँ से ये टर्की आता है बेसिकली शिप्स के ज़रिए, एंड देन इट कैन बी सेंड टू सीहान। सीहान जो है टर्की में बहुत बड़ा हब है जिसमें ऑयल एंड गैस पूरे यूरोप को भी सप्लाई होती है, और इसी तरीके से इसराइल भी वहाँ से लेता है। इसी तरीके से आप कैस्पियन सी देखें, ऊपर कज़ाकिस्तान नज़र आ रहा है और वहाँ से अज़रबैजान से होते हुए सीहान और फिर हाइफा की पोर्ट को। इसी तरीके से इराक़ में किरकुक की बहुत बड़ी ऑयल फील्ड है, वहाँ से ये टर्की के थ्रू सीहान और फिर हाइफा को जा सकता है। और एक जो पाइपलाइन है किरकुक के साउथ से आ रही है टुवर्ड जॉर्डन और यहाँ से फिर हाइफा को जाती है। ओवरऑल इसराइल इंपोर्ट करता है 2,20,000 बैरल पर डे क्रूड ऑयल, और इसमें जो लीडिंग सप्लायर्स हैं इसमें कज़ाकिस्तान है, अज़रबैजान है, ब्राज़ील, इजिप्ट और वेस्ट अफ्रीका, और कुछ जो है इवन इंडिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेता है। ये बड़ी सीक्रेट सी खबर है जी, जो इंडिया ने छुपा के रखी हुई है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ऑलमोस्ट $1.25 बिलियन की भारत ने एक्सपोर्ट किए लास्ट ईयर टू इसराइल। सो ये भी जो साउथ से जो अकबा की पोर्ट है वहाँ से ये जो है इसराइल को सप्लाई होता है। तो इसमें अल्टीमेटली अगर एक स्टेज आती है जहाँ पे इस्लामिक वर्ल्ड या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज डिसाइड करें कि इसराइल का बायकॉट करना है और इसकी चोक करनी है, तो दीज आर सम ऑफ द पाइपलाइन जहाँ से। अच्छा, एक अच्छी चीज़ ज़रूर हुई है कि टर्की में एक प्रपोज पाइपलाइन जो ऊपर से आ रही है सैमसन से सीहान की तरफ, ये टर्की ने नो कर दिया कि इसके ऊपर कोई काम नहीं होगा, बिकॉज उसके बाद इसने सबमर्ज होके डायरेक्ट हाइफा को जाना था। और हाइफा आपको पता होगा कि इस वक्त हिज़्बुल्लाह का भी बहुत बड़ा टारगेट बना हुआ है, उनके मिसाइल रेंज में है। सो इसमें मेन थिंग इज़ कि इन केस इकोनॉमिक बाइकआउट और एनर्जी बाइकआउट की तरफ जाते हैं चूँकि, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जिस तरह रशिया के अगेंस्ट इन्होंने किया था, रशिया की जो ऑयल एंड गैस सप्लाई टू यूरोप कट ऑफ की गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सो एक तो ये बहुत बड़ा लीवरेज है इस्लामिक वर्ल्ड के पास। अभी आ जाते हैं कि जो मिलिट्री सिचुएशन है और जो सीज़ फायर की बात हो रही है 5 दिन के लिए, आई थिंक इसमें 2 रीज़न हैं। नंबर 1 कि इजरायली आर्मी इटसेल्फ जो है, जब स्ट्रीट फाइट शुरू हुई गज़ा में तो उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। इनके स्पेशल फोर्सेस का, इनके आर्मर का अभी जो तादाद है 162 से ज़्यादा हो गई है, इनके टैंक्स और जो बाकी बख्तरबंद दस्ते और गाड़ियाँ हैं। और कुछ रिपोर्ट्स कहने के सैकड़ों में है इनके, और वैक्यूएशन भी हेलीकॉप्टर से इनको करनी पड़ी है। सो देयर इज़ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, तो शायद उनको भी पॉज चाहिए। दूसरा जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मैसेकर है हॉस्पिटल्स की, जिस आपने देखा उसको नोटिस दिया गया शिफा हॉस्पिटल को गाज़ा में कि आप फटाफट खाली करें।
तो उसका भी आई थिंक एक पब्लिक प्रेशर बन चुका है। जिसमें आपने जिक्र किया कि वर्ल्ड कप में आज एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ कि एक यंगस्टर जो उसने जाके डिस्प्ले किया, तो ये आई थिंक अभी ग्लोबल आवाज बन चुकी है। बिल्कुल जी। All told, it's और a आज very का जो वाकया complicated वर्ल्ड कप का situation. सर बड़ा वो उसका सिंबॉलिकल इम्पैक्ट उसका बड़ा नजर आ रहा है। जो हम देख रहे हैं जो वाकया सामने आया है वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान, और जो इस तरह से एक प्रोटेस्ट को रजिस्टर करवाना कितना इम्पैक्टफुल है ये, और आप थोड़ी सी रिजेंबलेंस आपको नजर आती है। एक जानिब इसराइल भी नाजायज़ काबिज है और भारत भी कश्मीर में नाजायज़ कब्जा किए हुए है। आप ठीक कह रहे हैं। इसका इम्पैक्ट तो जाहिर है पूरी दुनिया के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। आज मैं भी ऑब्ज़र्व करने के लिए गया था कि जो फ़लस्तीन के हक़ में लाहौर वालों ने बहुत बड़ा मार्च किया है, इन मुजाहरों का नतीजा ये निकलता है कि प्रेशर आपकी गवर्नमेंट्स पे भी बिल्ट होता है, जो भी गवर्नमेंट होती हैं, और इंटरनेशनली भी, क्योंकि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आइंदा आने वाले इंतखाबात में, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी हो मुल्क, उसके ऊपर होगा। चाहे आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने कहा कि जी हम उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों के वीज़े कैंसिल करके निकाल देंगे जो फ़लस्तीन या हमास के हक़ में मुजाहरे करेगा। तो लोग हमास का नाम लेते हुए अब थोड़ा सा करते हैं, एक एहतियात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रीट पावर ये बता चुकी है। जहाँ तक बात है हिंदुस्तान की, तो आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आती है कि जो रवैया फ़लस्तीन के साथ इसराइल का है, हमास तो अब आई है बीच में, आई है तूफ़ान अल अक्सा के बाद ज़्यादातर, लेकिन इससे पहले भी जो फ़लस्तीनियों के साथ रवैया था वो सेम ऐसा ही है हिंदुस्तान का कश्मीर के अंदर, कि आप कश्मीरियों को बेशक जितना मर्जी शिकार करें, उनकी जो आबादी का प्रपोर्शनेट एक तनासब है, उसको डिस्टर्ब किया जाए, पॉपुलेशन ख़त्म की जाए, और उसके अंदर लाकर लोगों को, हिंदू पंडितों को, हिंदुत्व के मानने वालों को वहाँ पे बसाया जाए। तो ये एक रिजेम्बलेंस नज़र आती है। और इन दोनों के आपस में कोऑपरेशन, आप बड़े हैरान होंगे कि अभी कतर ने 8 इंडियन नेवी के एहलकारों को फांसी की सज़ा दी है, और आपको शायद इल्म में होगा कि वो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। एक स्टेल्थ आबदोज बनाने के सिलसिले में इनकी खिदमत ली गई थी। इससे भी हिंदुस्तान के अज़ाइम का और फ़लस्तीन वाले मामलात के ऊपर इसराइल के साथ ताउन का आपको पता चलता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर, अमरीकी सदर ने कुछ आर्टिकल में ये बात कही है कि गज़ा और मगरबी किनारे को एक ही गवर्नेंस के तहत वो चलाना चाह रहे हैं। आप समझते हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि गज़ा का कंट्रोल लेकर फ़लस्तीन अथॉरिटी को दे दिया जाए और 2 रियासती हल की जानिब ये मामला जा सकता है? आपके ख्याल में काबिल कबूल होगा सर? जी, इसमें आई थिंक इनको बड़ी खुशफहमी है। अभी आप देखें जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उसकी बड़ी लिमिटेड सी आपको रिट है वेस्ट बैंक में। गज़ा को अगर एक साइड पे आप रखें, वेस्ट बैंक में तो है ना, जिस पे महमूद अब्बास साहब बेसिकली लीड करते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के, उस वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को सुना जा रहा है? वहाँ पे आई थिंक 200 से ज़्यादा शातें हो चुकी हैं, जो सेटलर्स भी आके कर रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है स्ट्रीट्स में, और आई थिंक मोर देन 1500 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। और वेस्ट बैंक में जो है, क्योंकि उस तरह मिलिट्री रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन स्टिल लोग पूछ रहे हैं जी कि इनका क्या कसूर है। तो अगर इसी तरीके से वो चाहते हैं कि गज़ा का भी कंट्रोल हो और वेस्ट बैंक में सेटलर्स जब चाहे आके लोगों को ठुड्डे मारें, गोलियां चलाएं और इजरायली आर्मी उनको बैकअप करे, तो आई डोंट थिंक सो ये बेसिकली कामयाब होगी। ये एक थ्योरी ज़रूर है कि जी इसमें एक सॉफ्ट सी स्टेट बन जाए और हम उस तरफ जाएंगे। मेन थिंग इज़ कि जो इसराइल की दाहिवा पॉलिसी रही है, जो हम बार बार जिक्र करते हैं, उसी की कॉन्टिन्यूशन है। इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। कई दफ़ा इकनॉमिक ऑस्ट्राइजेशन की तरफ आ जाती है, कई दफ़ा इसको प्रिजन कैंप की तौर पर डेवलप किया गया गाज़ा को। उसके बाद जुल्म सितम है, कई दफ़ा ऑयल गैस बिजली बंद कर दी जाती थी, और अभी तो स्ट्रेट अवे आप कह लें कि एक वॉर इम्पोज की गई है। तो ये मेरे ख्याल में दिस मोर लाइक अ पाइप ड्रीम कि जिस तरीके से बेसिकली पैसिफाई किया जाए। अंदर खाने भी आप देखें कि अभी साउथ से अभी जिस तरह ऐलान हुआ है फ्रॉम अंसारुल्लाह, दे आर गोइंग टू हिट दी नेवल्स जो शिपिंग है, चाहे कमर्शियल शिप है चाहे मिलिट्री इसराइल के, तो इसकी काफ़ी सारी अप्लाई करते हैं। जिस हम जिक्र कर रहे हैं, इनका ऑयल एंड गैस भी फ्लो करते हैं। रेड सी और जो गल्फ ऑफ ओमान है और अरेबियन सी में बड़ा सीरियस चैलेंज हो सकता है। इसका मतलब इसराइल के लिए जो भी चाहे बिजनेस लेके जा रहा है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, कार्गो शिप्स हैं, उनको हिट किया जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू फर्दर एस्केलेट द वॉर इन द रीजन। बाकी ये ज़रूर है कि कोशिश होनी चाहिए कि सीज़ फायर, परमानेंट सीज़ फायर की तरफ जाएं। ये 5 दिन की रिलीफ इसराइली आर्मी को नहीं होनी चाहिए कि वो अपना लॉजिस्टिक पॉज लेके दोबारा रीग्रुप होकर हमला करें। आपके ख्याल में परमानेंट सीज़ फायर की तरफ जाना चाहिए? प्रोफेसर साहब,
जब इराक वॉर हुई तो हमें याद है कि अमेरिका में, यूरोप में, दीगर ममालिक में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, लग यही रहा था कि पब्लिक सेंटिमेंट कुछ और है। लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं तो उन्हीं जालिम जिन्होंने जुल्म किया है उन्हीं उसी क़यादत को चुन लिया जाता है। तो सर ये क्या आप ड्यूल स्टैंडर्ड क्यों देख रहे हैं आप? ये डुअल स्टैंडर्ड्स हर जगह पे हैं। ये सिर्फ आप एक खित्ते की या एक मुल्क की बात नहीं कर सकते। ये तमाम स्टैंडर्ड्स आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे कि आपको वॉर अगेंस्ट टेररिज्म से लेके तो आप पीछे क्या उसको कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे चले जाएं, आपको वो चीज़ें आज तक नहीं मिली। इसी तरह अगर आप हमास वाले मामले में देखें कि जी वहाँ पर उन्होंने हथियार रखे हुए, अल-शिफा हॉस्पिटल में, फ़लाँ हॉस्पिटल में इनकी बेस है, लेकिन ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ। खुद से आप जो मर्जी कर लें। तो ये सारा कुछ कहने की हद तक या स्ट्रीट पार की हद तक तो होता है कि आज आप देखते हैं कि लंदन के अंदर या न्यूयॉर्क के अंदर या लाहौर के अंदर या भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो गए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट यस इंटरनेशनली तो लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है, एक नफरत तो फैलती है और आइंदा आने वाले टाइम के अंदर हुकूमतें पॉलिसियां बनाते हुए कहीं ना कहीं सोचती हैं। लेकिन अगर डिसाइड कर लिया हुआ है कि उन्होंने इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट ने कुछ फैसला करना है तो इन चीज़ों का इतना इम्पैक्ट नहीं होता। इम्पैक्ट होता है आपकी इकोनॉमी का। इकोनॉमी जुड़ी हुई है पूरी दुनिया के अंदर। आज अगर आप बात करते हैं या मैं कहता हूं कि जी आप इसराइली बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज को बैन कर दें, आप उनके चीज़ें बंद कर दें, ठीक है ज़रूर बंद करें, उससे इम्पैक्ट होता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको कल की बात बताने लगा हूं, पर्सनल बात शेयर करने लगा हूं कि हम ग्रोसरी करने के लिए गए और वो चीज़ें जो जो हम खरीदते गए उसमें से जी ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, ये मल्टीनेशनल की है, ये इसराइल बेस्ड है, ये फलां बेस्ड है। अब आधी से ज़्यादा ट्रॉली खाली हो गई। ठीक है, तो बात यह है कि जब आप पाकिस्तानी या किसी भी और देसी मुल्कों की बात करते हैं तो आपको ट्रस्ट नहीं होता। आप लोगों को इन द लॉन्ग रन एक तो टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहिए, दूसरा कुछ ईमानदारी भी लानी चाहिए। आप इतनी अच्छी चीज बनाएं कि लोग खरीदें, स्टैंडर्ड दूसरा उसको ये भी रेज सर करें। इसमें भी तो पता चलता है ना कि किस तरह से उन्होंने हमारी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। अच्छा, कैप्चर किया हुआ है यस। और बाकी ये है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ फ्रेंचाइजी अमूमन पाकिस्तानी होता है, तो आप जब ये करते हैं उससे उधर तो नुकसान होता ही है लेकिन आपके अपने राइट। मुल्क के अंदर भी अच्छा होता है। ब्रिगेडियर साहब, हमें पता है कि अमेरिका ने अब तक जितनी भी चीज़ों को वीटो किया है ना, तो हाफ से ज़्यादा टाइम उसने इसराइल के हक में चीज़ों को वीटो किया है। अब तुर्की ने एक तजवीज़ दी है, मुतालबा किया है कि सलामती कौंसिल की वीटो की पावर को ख़त्म कर दिया जाए। आपके ख्याल में ये मुमकिन है, ऐसा हो जाना चाहिए? नहीं, जो इंटरनेशनल सिस्टम है बेसिकली इसको कहते हैं सिक्योटिक सिस्टम, और उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो, साफ ज़ाहिर है अगर इसमें चेंज आनी है तो सबसे पहले इन्हीं 5 मेंबर से पूछा जाएगा कि आप शेड करना चाहते हैं पावर। तो कहने को ठीक है, यूएन की डेमोक्राटाइजेशन की भी बात होती है जी, कितने ज़्यादा ममालिक हैं और इसमें सिर्फ ये 5 बड़े जो हैं ये फैसला करते हैं, बल्कि इसमें बड़े भी नहीं रह गए। अभी देखें यूके और फ्रांस, देखा जाए इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी वो वाली बात नहीं है, लेकिन ये कभी शेड नहीं करेंगे। सो मे बी इट्स अ काइंड ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स। लेकिन टर्की ने एक जो अच्छी बात की वो है कि इनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाया जाए, और ये आई थिंक ओआईसी के प्लेटफॉर्म से भी ये बात हुई थी। डेफिनेटली अभी ये नहीं होता कि इतनी बड़ी लड़ाई हुई, इतना जुल्म हुआ है, उसको छोड़ दिया जाए, तो कम अज़ कम उस तरफ आई थिंक ओआईसी या टर्की अगर मूव करना चाहता है तो वो खुश आइंद है। बाकी जो बात हो रही थी, अगर आप लॉसेस की बात करें, 1990 से जब से वॉर ऑन टेरर वगैरह शुरू हुई है, यू विल बी सरप्राइज के 1 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम आबादी को आई वुड से असैसिनेट किया गया, और इसमें अगर आप देखें 5-6 से ज़्यादा करोड़ से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए हैं घरों से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और अगर आप इंजर्ड देखें तो शायद उनकी तादाद, तो इसमें अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया और इस जोन को आप शामिल करें तो इतनी तबाही की है, एंड इट वॉज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उस लिहाज से ये जो है इसराइल वाला, इट्स अ कंटिन्यूशन ऑफ द सेम पॉलिसी, जो बेसिकली नियोकॉन्स वहाँ पे बैठे हुए हैं जो इसराइल की लॉबी को भी सपोर्ट करते हैं। सो ये आई वुड से कि पब्लिक डोमेन के लिए तो ठीक है, बट अदरवाइज ये सिर्फ झांसा ही है। बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब, जैसे कि पहले भी बात हो रही थी कि जो लोग जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं उनको तरक्की याफ्ता ममालिक नौकरियों से फ़ारिग कर रहे हैं। एक वाक़या कराची में भी सर हुआ है, वो क्लासिकल डांसर है शीमा करमानी, उनको फ़लस्तीन की बात करने पर बरतानवी कौंसलेट की तकरीब से बाहर निकाल दिया गया। ये रवैये शो करते हैं कि दुनिया एक से ज़्यादा कैंप्स में इस टाइम डिवाइड हो चुकी है। आइदर यू आर विद
इसराइल और विद पैलेस्टाइन, मैं हमास की भी नहीं बात करूंगा, मैं पैलेस्टाइन की बात करूंगा। जी। कोई भी शख्स, आप अगर शीमा किरमानी को जानते हैं तो वो बहुत लिबरल खातून है, अगर उन्होंने इसके ऊपर कोई बात करना चाहिए तो बात करने की आज़ादी तो होनी चाहिए। और पूरी दुनिया के अंदर लोगों के गले आप कब तक दबा सकते हैं, खामोश करवा सकते हैं? आज पूरी दुनिया कह रही है, आप जस्टिन ट्रूडो बाहर किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए तो लोगों ने उसके ऊपर अच्छा खासा उनको बुरा भला कहा जी। और उसके ऊपर एहतजाज किया। तो ये एहतजाज कहीं ना कहीं रंग लाते हैं, इसके अंदर हमें बात करनी चाहिए। और ये जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं वो यहीं से शो होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बरतानिया या अमेरिका को इस तरीके से लोगों के साथ डील करना चाहिए, क्योंकि उनकी एक अपनी शनाख्त भी है कि वो लिबरल सोसाइटी है और वहाँ पर बात करने की आज़ादी है। हम यहाँ एग्जाम्पल ही बाहर की देते हैं जी। कि बाहर की जो दुनिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आज़ादियाँ दी जाती हैं लोगों को, लेकिन अगर इस मामले के ऊपर आप अपने इंटरेस्ट के लिए किसी एक पार्टी का साथ दे रहे हैं जी। और दूसरे को बात करने की इजाज़त नहीं दे रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दुनिया के अंदर एक्सेप्ट होगा और इसका अल्टीमेट रिएक्शन निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर हुसैन आलम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर टायर वकार खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर गजा में मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद करते हुए मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर दिया। बाइडन ने गजा और मगरबी किनारे को फ़लस्तीन अथॉरिटी के मातहत देने की बात भी की, जबकि चंद रोज़ कबल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा को संभालने के हवाले से फ़लस्तीन अथॉरिटी को नाअहल करार दिया था। 2 बड़े हवारियों के बज़ाहिर अलग अलग मौक़िफ़ की हकीकत क्या है, इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे कल। फिलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।